जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो है एनसीईआरटी क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज दिवाली है और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप दिवाली मनाइए, शाम को मनाइएगा अच्छे से, ठीक है। और हो सके तो हमें भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है दिवाली कैसे मना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 8 पर जो है हम लोग को पढ़ना है। हम लोग चैप्टर नंबर 7 तक इसको पढ़ चुके हैं। ये क्लास 6 का हिस्ट्री है। इसके बाद देखिए मैं बता दूं हिस्ट्री के जो बेनिफिट क्या है। तो जैसे ही आप जो है 6 का क्लास पढ़ते हैं तो आपको एंशियंट से रिलेट किया है, फिर आप 7th में जाएंगे तो थोड़ा सा मेडिवल से, फिर आप जो है 8 का पढ़ेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको थोड़ा सा मॉडर्न मिलेगा। 9th का पढ़ेंगे तो आपको जो है वर्ल्ड जो है हिस्ट्री मिलेगा, यानी जो आपका जो फाउंडेशन है ना वो आपको यहाँ से मिल जाएगी स्टोरी के माध्यम से। फिर आगे इसके बाद आप जो है आगे जाकर एडिशनल बुक पढ़ते हैं, कोई नोट्स पढ़ते हैं तो आपको और या अगर आप कोई क्लास करते हैं ना तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि हर चीज़ें जो है आपकी क्योंकि आपकी नींव मजबूत होगी। आप जो इसको एक बार देखे रहेंगे, सुने रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। इस क्लास में मुख्यतः दिया है कि जो है हमारे जो है प्राचीन समय में जो है कैसे कैसे जो है मतलब कुछ इसमें कृषि की औजार रही है, यानी विकास के बारे में जो हम लोग इसमें जानकारी मिलती है। तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे और बाकी जो भी चीज़ें आएंगी हम लोग पढ़ते जाएंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, जाहिर सी बात है, आज हम लोग लोहे का प्रयोग करते हैं तो आज हम लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। अब देखिए आज जो है हम लोग लोहे का उपयोग कर रहे हैं, इसका प्रयोग जो है कितने साल पहले हुआ है, 3000 साल पहले हुआ है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, लोहे की बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी, जैसे लोहे का हम लोगों ने ट्रेन बना लिया है, लोगों की लोहे की जो है हम लोगों ने बहुत चीज़ें बना ली हैं। लोहे की बहुत सारी चीज़ें बना चुके हैं हम लोग। लेकिन प्राचीन समय में लोहे का प्रयोग होता था, लेकिन ऐसे मॉडर्न तरीके से नहीं होता था, ठीक है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था कि जो है जब किसी कब्र को दफन किया जाता था, किसी बॉडी को दफन किया जाता था, तो उसके साथ जो है बहुत सारी जो है चीज़ें रखी जाती थी। उन चीज़ों में क्या मिला है, हम लोग को लोहे के औजार मिले हैं बहुत सारे, जैसे कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। ये दिखाती है कि उस समय के लोग जो हैं लोहे का प्रयोग करना जानते थे और लोहे का जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते थे, ठीक है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। लोहे का जो है प्रमाण जो है मतलब लोहे का जो है मतलब हम लोग को 3000 साल पहले मिलता है, ठीक है। लेकिन 2500 वर्ष पहले हम लोग इसको जो है इसका काफ़ी उपयोग मिलता है। इसे आपने कैसे पढ़ा, मगध साम्राज्य में हम लोगों ने पढ़ा ना कि लोहे से जो है हथियार बनाए जा रहे हैं, औजार बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या हुआ कि साम्राज्य विस्तार में तलवार, अब भाई जिसके पास रहेगा तो तलवार से यूज करेगा ही, और इससे क्या होगा, राज्य को जीतने में, साम्राज्य विस्तार करने में आसानी हो गई। और इसी में हम लोग को लोहे की फाल भी जो यहाँ से प्राप्त होती है। तो लोहे के फाल से यह होगा कि भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा आप कृषि कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिलता है हम लोगों को। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के हल जो मतलब हलों के लिए फाल शामिल है। हम लोगों ने इसको पहले पढ़ा भी है कि लोहे के फाल से जो है कृषि उत्पादन होता था। लोहे के फाल रहेंगे तो ज़्यादा कृषि उत्पादन हो पाएगा, ठीक है ना। और इसमें कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कुल्हाड़ी का उपयोग करते थे हम लोग किसमें, तो जंगल को साफ करने में। तो ऐसे जो है हम लोग जो है इसका यूज करते रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई भी जो है हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कृषि करेंगे तो उस कृषि में अगर आप जो है सिंचाई ही नहीं हो पा रही है तो फिर आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। फिर कैसे हम लोगों ने देखा कि जो ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने इसी चैप्टर में देखा, इसी क्लास में देखा है, 6th क्लास में ही, हिस्ट्री के ही, कि हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ रहे थे। जब हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण पढ़ा तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो नदियाँ हैं अपना रास्ता बदल ली हैं। तो नदियों का रास्ता बदलने से क्या होगा कि जो है जो इस जिन फसलों के सहारे ये लोग जी रहे थे, जिन घासों के सहारे ये लोग जी रहे थे, इनकी गाय जी रही थी, इनके पशु जी रहे थे, तो जब नदी का रास्ता बदल दिया तो भाई उस समय नलकूप नहीं थे, कुआं नहीं था, अभी इसका विकास हो रहा था, ठीक है, पर हुआ नहीं था, जिसकी वजह से इन लोगों को जो है कृषि इन लोग की नहीं हो पाएगी। जब सिंचाई नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं मिल पाएगा, तो इन लोगों ने क्या किया, वो शहरी छोड़ दिया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ, पतन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों को बने रहना मुश्किल था। पहले क्या होगा, अगर आपका जो है गांव समृद्ध नहीं होगा, आपकी कृषि समृद्ध नहीं होगी। आज भी तो देख सकते हैं, अगर आज हमारा गांव नहीं समृद्ध है
गांव की कृषि नहीं हो रही है, फसल बर्बाद हो रही है, इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? देश की अर्थव्यवस्था में, वस्तुएं बहुत महंगी हो जाएंगी, ठीक है ना। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे धान को फिर क्या किया जाने लगा कि इसको जो है पहले क्या करते थे, धान को मतलब ऐसे मतलब धान को उत्पादन करने के लिए कृषि होती थी तो ऐसे ही छींट देते थे, ऐसे ठीक हाथों से भी खेत देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी रोपाई होने लगी, इसका जब रोपण होने लगा, जैसे नहीं 4-5 दाने मतलब उसके पौधे लेकर एक जगह धंसाया जाता है, इससे क्या होगा, किसी जो है फसल गुच्छेदार तरीके से होने लगे, यानी इन फसलों में ज़्यादा उपज होने लगी, फसलें मजबूत होने लगी। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसी तरह सिंचाई का भी काफ़ी उपयोग साबित हुई। इस समय जो है सिंचाई के लिए नहरें हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं तथा कृत्रिम जलाएँ भी बने, यानी मतलब धीरे धीरे गाँव में भी क्या हुआ, नहरें बनाए गए, कुएँ भी बने, तालाब भी बने, कृत्रिम जलाशय बने। जैसे कि हम लोग जैसे कि मतलब ऐसे आने वाले प्रजाओं में आप लोग देखेंगे कि जो बहुत सारी जो है झीलों का निर्माण हुआ है, बहुत सारे तालाबों का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए चार्ट दिया है, आप इसे पढ़कर आप इस चार्ट को बना लीजिएगा, ठीक है। गांव में कौन रहते थे? अब देखिए, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लला कहा गया है, यानी तमिलनाडु क्षेत्र में आप जाएंगे, जो तमिल क्षेत्र में जो भूस्वामी होते थे ना, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा भूमियों के जो स्वामी हुआ करते थे, उनको वेल्लला कहा गया है, ठीक है। साधारण हलवाहों को उड़वार कहा गया है और भूमिहीन मजदूरों को दास कहा गया है, ठीक है। जैसे जो भूमिहीन जो मजदूर हैं, जो दास हैं, उसे कैडिसियार कहा गया है, ठीक है ना। और आदिमई भी इसको कहते थे, आदिमई, ठीक है ना। इसे आप याद रखेंगे, जो साउथ में से क्या कहते थे उस समय, ये जो इन नामों से जान देते हैं। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम कहलाता था या ग्राम भोजक कहलाता था, ठीक है। जैसे उत्तर भारत में आप देखेंगे तो जो जैसे गांव का जो प्रधान व्यक्ति जो हो गया, यानी गांव का मुख्य व्यक्ति, उसे क्या कहते थे, तो ग्राम भोजक कहते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी जो ग्राम भोजक का जो पद था, यानी जो ग्राम प्रधान का जो पद था पहले जो है प्राचीन समय में, तो क्या देखने को मिलता है कि जो है उसके पुत्र ही जो है ऐसे जो है मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी ना उस समय, राजतांत्रिक व्यवस्था थी। तो फिर वही राजा के बेटा राजा, फिर राजा के बेटा राजा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक कहते हैं, ठीक है ना। यानी उसका बेटा पागल होगा, योग्यता भी नहीं रहेगी, तो क्या करेगा, वो सीट पर बैठेगा, यानी राजा जो है प्रधान बनेगा जो है, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। यानी जो ये ग्राम भोजक का जो पद होता था ना, उत्तर भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर जो ग्राम भोजक का जो पद है, तो ग्राम भोजक के पद पर कौन बैठता था, तो जो गांव का जो बहुत ज़्यादा जो बहुत बड़े भूमि का जो मालिक है, जिसे भूस्वामी कहा गया है, जिसके पास सबसे ज़्यादा भूमि है, बहुत बड़ा संपत्ति है, वही क्या बनता था, ग्राम भोजक बनता था, ठीक है, यानी ग्राम प्रधान बनता था। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, यानी भूस्वामी के, यानी जो ग्राम प्रधान है, ग्राम भोजक है, तो इसके जो भूमि होती थी, इसकी भूमि पर कौन काम करता था, तो कौन काम करते थे लोग, जो है दास लोग करते थे, जो मजदूर होते थे वो लोग काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। इन राजा इतना प्रभावशाली था कि स्वयं कर भी वसूलने नहीं जाता था, वो क्या करता था कि कर वसूलने के लिए इन्हीं को लगा देता था, ठीक है ना। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। यानी ये जो ग्राम भोजक जो लोग थे ना, वो किसका काम करते थे, न्यायालय का। यानी जब कोई गांव में कोई मतलब कोई मुद्दा हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो उसका फैसला कौन करेगा, तो वो राजा ही करता था। वो राजा कौन, ग्राम भोजक, यानी ग्राम का मुखिया आप कह सकते हैं, ठीक है। ये लोग कभी कभी पुलिस का भी काम कर देते हैं, किसी को मारने पीटने का, एक जगह मतलब शांति व्यवस्था बनाने का भी ये लोग काम करते थे, ठीक है ना। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, यानी ग्राम भोजक भी होते थे, इसे ग्राम प्रधान कहा गया है, और स्वतंत्र कृषक भी होते थे, यानी स्वतंत्र कृषि करने वाला, जिन्हें गृहपति कहते थे। क्या नाम था, गृहपति। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे, यानी जो कृषक कौन होता था, तो जो छोटे छोटे किसान होते थे उन्हें कृषक कहा गया है, इन्हें गृहपति भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, यानी कुछ लोग ऐसे भी होते थे ना, जैसे पहले हम लोग प्राचीन काल में देखें तो उनके पास क्या है कि अपनी खुद की जमीन नहीं है। इनमें दास कर्मकार आते थे, यानी जो दास है ना, उनके दासों के पास क्या होगी, भूमि नहीं होगी, ठीक है।
और जो कर्मकार होंगे उनके पास भी भूमि नहीं होगी, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अगर आपके पास भूमि नहीं रहेगी तो आपको क्या चाहिए, कृषि करना अनिवार्य है, क्योंकि आपको जो है पेट भरना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरों की ज़मीन पर काम करना पड़ता था। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। यानी बहुत सारे गाँव में क्या होते थे, तो लोहार होते थे, लोहार मिलेंगे आपको, कुम्हार मिलेंगे, बढ़ई मिलेंगे, बुनकर जो बुनने वाला, कपड़ा बुनने वाला, तो ये लोग जो है, ये सब क्या है, ये लोग जो है शिल्पकार इन्हें कहा गया है, तो ये लोग भी मिलते थे। आगे देखते हैं, ये जो सिक्कों को पढ़ने से पहले हम लोग क्या देख लेंगे, इसको देख लेंगे। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। यानी जो है तमिलनाडु में, जैसे कि हम लोग के पास क्या है, हम लोग पुरानी साहित्य को क्या कहेंगे, महाभारत कहते हैं, पुराण कहते हैं, गीता कहते हैं, भगवत गीता कहते हैं, रामायण कहते हैं। उसी तरह अगर आप तमिल में चले जाएंगे तो जो तमिल की जो प्राचीनतम जो रचना रही है उसको क्या कहा गया है, तो संगम साहित्य कहा गया है। इनकी रचना करीब 2300 पहले की गई थी। यानी संगम साहित्य की रचना कब की गई थी, तो 2300 पहले की गई थी। यानी संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरै, ठीक है, मदुरै के कवि, ठीक है, मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। तो आप इस नोट्स को देख लेंगे, कुछ छोटी छोटी आपके छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेंगी, बहुत जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो आहत सिक्के क्या है, अगर आप तैयारी करेंगे ना, आप किसी एग्जाम की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, यूपीएससी की, सिविल सर्विस में जो है, और भी सारी जो एग्जाम रही हैं, जो जिसकी एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है, इसमें जीएस पूछा जाता है, तो इसमें ये सब आपको जो है पूछने को, जो है देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आहत सिक्के क्या होते हैं, तो आहत सिक्के जो है सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। क्या होते थे, आहत सिक्के जो हैं कभी कभी गोल भी होते थे, कभी आयताकार भी होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह जो है ठप्पे से जो है बनाए जाते थे, इसलिए आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के, ठीक है, लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं, ठीक है ना। इसे जो है क्या रहे हैं, आहत सिक्के। आप आहत सिक्के कहाँ से देखेंगे, तो ये आहत सिक्के जो है ये रहे हैं। अब आहत सिक्के से क्या होगा, इससे ये लोग क्या करेंगे, जो है ठप्पा मारेंगे, ठीक है ना, आहत सिक्कों से, और उससे क्या करेंगे, ओरिजिनल सिक्के बनाएंगे। यही क्या है, आहत सिक्के। हम लोग इसको देख लेते हैं सिक्कों के बारे में। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। यानी इस समय जो है, जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो उनको क्या है, हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले हैं। यानी जो आहत सिक्कों का जो प्रचलन रहा है वो कितने समय तक रहा है, 500 साल तक। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाया गया है, मतलब उसको दबा कर बनाया गया है, ठीक है। इन्हीं के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। आहत का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे किसी की भावना आहत हो रही है, यानी आहत मतलब इसको ठेस पहुंचाना, यानी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को उसको मतलब उसको ठप्पा लगाना, एक तरह से उसको दबाकर उसको मतलब बनाया गया है, उसको क्या कहते हैं, आहत सिक्के कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, नगर के अन्य गतिविधियों के केंद्र। इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या देख लेंगे, यहाँ पर छोटी सी चीज़ देख लेंगे। विनिमय के अन्य साधन, संगम साहित्य की छोटी सी कविता को पढ़ो। यहाँ पर जो मतलब संगम साहित्य की जो कविता दिया है। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे न छूट जाएं। शहरों में नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। तो ये जो क्या है ना, ये जो संगम साहित्य की एक कविता है, तो आप इस कविता को पढ़ लेंगे, ठीक है, आप इसे देख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे कि नगर अन्य गतिविधि के अंदर नगरों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देख लेंगे, ठीक है। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे, ठीक है। मतलब ये प्राचीन काल के बारे में बता रहा है कि जो अक्सर जो नगर हुआ करते थे ये कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा का आप देखिए, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था।
यानी जो अयोध्या है ना वो कहाँ पर स्थित है, तो वो जो है व्यापार के रास्ते पर जो है वो मतलब वो स्थित है, यानी जो व्यापार का जो मुख्य रास्ता है वो वहीं से होकर जाता है। और यातायात करेंगे ना, मतलब ऐसे ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल के लिए भी वो क्या है, मतलब बेनिफिट वाला जो है रास्ता है, यानी मतलब वहीं से होकर जाता है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ठीक है। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। यह अयोध्या की बात कर रहे हैं। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। यानी जो है मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। यानी जो आप जो है अगर आप कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो कनिष्क है ना उसने क्या किया, कनिष्क जो है कुषाण वंश के, ये जो कुषाण एक जो है वंश रहा है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। अगर आएगा हम लोग के सिलेबस में तो है ही, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। तो ये जो कुषाण जो है कुषाण वंश का एक शासक रहा जिसका नाम कनिष्क था। तो कनिष्क ने क्या किया कि जो है इसकी जो है राजधानी जो है कहाँ बनाया अपना, तो जो है अयोध्या बनाया था। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे, यहाँ भी दिया हुआ है। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यानी मथुरा में जो है प्रस्तर जो है मतलब पत्थरों के जो खंड जो है मिले हैं, मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले हैं। आमतौर पर जो ये संक्षिप्त अभिलेख है, यानी कि जो छोटे छोटे अभिलेख हैं, तो ये अभिलेख किसके लिए हैं, तो ये जो है जैसे कि छोटे छोटे जैसे कि जो राजा जो रहे मतलब जो छोटे छोटे जो लोग रहे हैं, स्त्री पुरुष रहे हैं, जब ये मठों को दान देते थे तो इन चीज़ों को उकेरा गया है उस पर। ठीक है। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। यानी जो आज भी देखेंगे ना कि बहुत सारे जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, ठीक है, यानी जो व्यापारी हो गए हैं, कोई मतलब मुख्य व्यापारी है, तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े दान करते हैं। उन दानों को लिखा भी जाता है। तो प्राचीन समय में क्या होता था कि इनको जो है लिखा जाता था, तो किस पर, प्रस्तर खंड, यानी पत्थर के जो है खंडों पर, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों पर। तो ये कौन देता था, ये जो है ये जो दान कौन देने वाले लोग हैं, तो जो राजा होते थे, रानियाँ होती थीं, अधिकारीगण जो होते थे, कुछ व्यापारी और कुछ जो महत्वपूर्ण जो शिल्पकार होते थे, ये लोग दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। यानी मथुरा में आपको क्या मिलेंगे, इन सब के उल्लेख मिलेंगे। ठीक है। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ, ये आपके लिए टास्क है, आप इसे देख लेंगे। शिल्प तथा शिल्पकार। ठीक है। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरास्थलों से क्या मिले हैं, तो शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। इसमें क्या मिले हम लोगों को, तो जो है इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ठीक है। यानी इसे NPBWB कहा गया है। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। यानी ये जो बर्तन जो है खास प्रकार का जो बर्तन है कहाँ मिला है, तो ये जो है मुख्यतः उत्तरी भारत में मिला है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष ही बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। किसके, तो कपड़े उत्पादन के। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। यानी कपड़े उत्पादन की बात कर रहा है तो कपड़े उत्पादन के प्रमुख जो है केंद्र जो है वाराणसी हुआ करता था और जो है मदुरै हुआ करता था। ठीक है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। यानी इस वक्त की बात कर रहे हैं कि जो व्यापारी लोग थे ये अपना संघ बना रहे थे और जो शिल्पकार है वो अपना संघ बना रहे थे, जिसे श्रेणी कहते थे। क्या कहते थे, श्रेणी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, यानी जो शिल्पकार की जो श्रेणियाँ होती थी क्या करते थे, प्रशिक्षण देते थे। कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियों जो व्यापारी की जो श्रेणियाँ थी वो व्यापार का संचालन करना था। यानी जो शिल्पकार का श्रेणी क्या करेगा, भाई वो काम को प्रशिक्षण देगा, कच्चा माल उपलब्ध कराएगा, तैयार माल का वितरण करना जिसे मतलब किसको था, शिल्पकार को था। जबकि व्यापारी की श्रेणियाँ होती थी वो व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी। श्रेणियाँ क्या करती थी, बैंकों के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था
उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। आज भी क्या होता है, बैंक क्या करता है, आपको लोन देता है ना, तो वो चीज़ें हैं, बैंक लोन भी देता है आपको। तो ये चीज़ आप देखेंगे, ये जो बहुत पहले से ही चली आ रही है जो हम लोग के प्राचीन भारत से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग NPBW को पढ़ लेंगे। उत्तर काले चमके पात्र, ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करता था। यानी एक खास प्रकार का बर्तन है जिसे बनाने के लिए जो है एक उच्च जो है टेक्निक का उपयोग करते थे। कौन? तो ये जो ये लोग बनाते थे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कुम्हार कहते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। ठीक है,